हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 6 विज्ञान की नई पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा के अध्याय 8 में, जो कि है जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा, अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। इस अध्याय में हम जल की तीनों अवस्थाओं के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया, जल के ठोस बनने की प्रक्रिया, फिर ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया, फिर द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया के साथ साथ जल चक्र और भी पानी से संबंधित, जल से संबंधित जो भी प्रश्न आपके मन में है, सारे प्रश्नों का उत्तर हम इस अध्याय को पढ़कर प्राप्त कर लेंगे, ऐसी हमारी आशा है। पाठ की शुरुआत है, यदि पर्याप्त वर्षा नहीं होती है तो विशाल समुद्र भी सूख जाएंगे। इसे हम जल चक्र में और भी अच्छे से समझेंगे। हम देखते हैं कि गर्मी के दिनों में नदी, तालाब, झरनों का पानी जो है सूखने लगता है, कम हो जाता है, और फिर जैसे ही बरसात का मौसम आता है, बारिश होती है, तो फिर से ये सारे रिफिल हो जाते हैं, भर जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अगर बारिश नहीं हुई तो धीरे धीरे ये सब सूख जाएंगे और जल संकट जो है पैदा हो जाएगा। गर्मी के दिनों में बच्चों आपने भी शिकंजी का आनंद लिया होगा। शिकंजी जो है नींबू पानी को ही कहते हैं, ठीक है, तो आपने भी इसका आनंद जरूर से लिया होगा। यहाँ पे दो बच्चे हैं, इनका नाम आवी और थिरव है। जब शिकंजी पी रहा था तो उसके मन में जो है ख्याल आता है कि छूने पर बर्फ जो है वो ठोस लगती है और उसे अपने हाथों से पकड़ भी सकते हैं, बर्फ को हाथ में ले सकते हैं, लेकिन पानी को जो है इस तरह पकड़ा नहीं जा सकता, पानी गिर जाएगा नीचे। तो उसके मन में आता है कि क्या बर्फ और पानी दोनों अलग अलग पदार्थ हैं। आवी का सोचना कुछ अलग है। आवी कहती है कि नहीं, ये दोनों एक ही पदार्थ हैं। आपको ऐसा क्या लगता है, क्या दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग पदार्थ हैं? तो बच्चों इसका उत्तर यही होगा कि हाँ, दोनों एक ही पदार्थ हैं। जब हम जल को यानी पानी को प्रशीतित्र यानी रेफ्रिजरेटर में, जो फ्रिज आपके घर में होता है, अगर उसके अंदर हिमीकरण यंत्र जो फ्रीजर लगा रहता है ऊपर वाले पार्ट में, उसमें रख देते हैं तो पानी क्या होता है, 3 से 4 घंटे में बर्फ के रूप में जम जाता है, आइस क्यूब आपको मिल जाता है। और ऐसा इसलिए होता है कि जो फ्रीजर होता है वहां की टेम्परेचर बहुत कम होती है, निगेटिव में होती है, और इस तरह से जो है पानी ठंडा होकर बर्फ का रूप ले लेता है। जब हम फ्रिज से निकालकर इसी आइस क्यूब को या बर्फ के टुकड़े को किसी मेज पर रख दें या किसी बर्तन में रखें तो धीरे धीरे ये पिघलने लगता है और जल में परिवर्तित हो जाता है। आगे हम इन प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। यहां अगला पॉइंट है हमारे लिए, जल के विलुप्त होने की क्रिया की जांच। पानी जो है विलुप्त होकर कहां चला जाता है, डिसअपियर होकर कहां चला जाता है, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करना। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप विद्यालय जाते हैं या खेलने जाते हैं बारिश के दिनों में, तो आसपास किसी गड्ढे में थोड़ा पानी था और जब वापस लौटते हैं तो उस गड्ढे में जो है पानी या तो बहुत कम हो जाता है या सूख जाता है। तो आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि इसका पानी गया तो गया कहां। यहां इस बच्चे के मन में क्या आता है, यह कहता है कि मुझे लगता है कि खेल के मैदान की मिट्टी ने पानी सोख लिया होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो इसकी सोच लगभग ठीक ही है। 2 कारण हो सकते हैं बच्चों। एक तो जो मिट्टी होता है वो पानी को सोख लेता है, एब्जॉर्ब करता है, और यही पानी धीरे धीरे रिस कर जो है भूमि के अंदर जमा भी हो जाती है, जिसे भूमिगत जल कहा जाता है, अंडरग्राउंड वाटर, जिसे हम बाद में पाइपों के द्वारा निकालते भी हैं। और दूसरा जो कारण है वो ये है कि धूप की गर्मी से या सामान्य ताप पर भी वाष्पन की जो प्रक्रिया है, पानी जो है वाष्पित होकर, इवेपोरेट होकर, सूख कर
जलवाष्प के रूप में परिवर्तित होता है और इस तरह से गड्ढे से जो है पानी कम हो जाता है या सूख जाता है, जिस तरह से आपके गीले कपड़े सूख जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जो डोसा बनाते हैं लोग, डोसा बनाने वाले, वो तवे पर थोड़ा थोड़ा पानी भी छिड़क कर उसको साफ करते रहते हैं। जैसे ही वो गर्म तवे पर पानी छिड़कते हैं तो पानी तुरंत जो है वाष्पित होकर सूख जाता है। इसी तरह आप किसी प्लेट या थाली में पानी को रखकर अवलोकन कर सकते हैं। 1-2 बूंद अगर आप इसे धूप में भी रखें, उस पर 2-3 बूंद पानी डाल दें और अवलोकन करते रहें। कुछ ही समय के बाद उसका पानी जो है सूख जाएगा, गायब हो जाएगा। यह जल जो है गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसे जलवाष्प या वाटर वेपर कहते हैं। तो बच्चों, गर्म तवे पर जो जल छिड़का जाता है वह भाप में बदल जाता है। भाप वास्तव में जलवाष्प है, जिसका कुछ भाग जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। जल के वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण या इवेपोरेशन या फिर शॉर्ट में वाष्पन भी कहते हैं। और वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है कोई जरूरी नहीं कि गर्म तवे या गर्म बर्तन पे ही हो। यह सामान्य जो रूम टेम्परेचर होता है, कमरे के सामान्य ताप पर भी होते रहता है, लगातार चलता रहता है। इसका उदाहरण हम अपने दैनिक जीवन के कुछ क्रियाकलापों से भी ले सकते हैं। जैसे मान लिया जाए आपने कपड़ा धो करके इसे सूखने के लिए बाहर फैला दिया, तो गर्मी के दिनों में तो कुछ ही घंटों में जो है कपड़े सूख जाते हैं। जब आपके घर में पोछा लगाया जाता है तो फर्श कुछ ही समय में सूख जाता है। आपका अगर कपड़ा या शरीर जो है पसीने से भीग जाता है तो जैसे ही आप पंखे के नीचे आते हैं धीरे धीरे जो है वो सूख जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है। तो इस तरह से जो है अब आपको समझ में आया होगा कि गड्ढों से जो जल के विलुप्त होने का कारण है वो क्या क्या है। तो ये दोनों ही कारण हो सकते हैं। भूमि में जल के रिसाव के कारण तो एक हो ही सकता है कि भूमि ने उसे खुद से सोख लिया, और दूसरा जो है जल के वाष्पीकरण के कारण, या फिर इन दोनों के कारण। तो बिल्कुल ही दोनों कारण होगा। जैसे ही आप अपने हाथ पर हैंड सैनिटाइजर मलते हैं वह विलुप्त हो जाता है। इसका क्या होता है? तो यह भी क्या होती है? वाष्पित हो जाती है। वास्तव में जलवाष्प अदृश्य होती है, यानी कि उसे हम देख नहीं सकते, लेकिन भाप में छोटी छोटी बूंदों की उपस्थिति इसे दृश्यमान बनाती है। जो भाप निकलता है बर्तन से उसे हम देख पाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी छोटी छोटी बूंदें भी होती हैं। चलिए आगे है एक और रहस्य। तो वो रहस्य जो है, जो मिस्ट्री है बच्चों, वो ये है कि जब कभी गर्मी के दिनों में आप कोई पेय पदार्थ पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या कोई जूस पीते हैं या नींबू पानी पीते हैं, उसे जिस गिलास से आप पीते हैं अगर उस गिलास में आइस के कुछ क्यूब्स डालते हैं, बर्फ के कुछ टुकड़े डालते हैं, तो आप देखेंगे कि बिना किसी रिसाव के आप गिलास के बाहरी सतह पर पानी की कुछ बूंदों को देख पाते हैं। तो ये बूंदें कहां से आती हैं? ये क्या गिलास से रिस करके इधर आती हैं? यहाँ पे जो पानी की बूंदें हैं गिलास के बाहरी सतह पर कहां से आती है? तो चूंकि गिलास के अंदर बर्फ के टुकड़े होते हैं, पानी ठंडा होता है, तो ये जो इसका बाहरी आवरण है गिलास का, ये भी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। और जलवाष्प जो वायु के अंदर मौजूद होती है, जब इसके संपर्क में आती है तो वो क्या होती है? संघनित होकर पानी की बूंदों में बदल जाती है। और ये जो है वायु के अंदर, वायु में मिला हुआ जो जलवाष्प होता है उसकी कण होती है, ना कि गिलास के अंदर का पानी होता है। ये समझ आ गया आपको? चलिए, तो यहाँ पे आपको अवलोकन करने के लिए कहा भी गया था कि आप इसे अवलोकन करें और फिर कुछ प्रश्न भी बनाएं। तो हम अवलोकन के तौर पर एक पॉइंट इस तरह से लिख सकते हैं कि गिलास के बाहर जल की बूंदें हमें दिखाई दी जब हमने अवलोकन किया। तो और मेरे मन में इससे क्या प्रश्न उठा? तो हम लिख सकते हैं कि बाहरी सतह पर जल की बूंदें कहां से आई? यह हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है। बच्चों, कभी अगर आप मॉर्निंग वॉक पे गए हो तो आपने पौधों पर ओस की बूंदें देखी होंगी, घास पर या किसी पौधों की पत्तियों पर।
हमें सुबह के समय ओस की बूंदें अधिक क्यों दिखाई देती है? जब हम आधे भरे बर्तन में जल उबाल कर उसे स्टील की प्लेट से ढक देते हैं तो जल की कुछ बूंदें प्लेट के भीतरी सतह पर जमा हो जाती है। ये जल की बूंदें कहां से आती है? तो ये जैसे कि ओस की बात करें तो रात के समय जब सूर्य आसमान में नहीं होता है, मौसम ठंडा होता है, तो हवा के अंदर जो मौजूद जलवाष्प है जब उस ठंडी सतह से टकराती है तो संघनित होकर जल की बूंदों में बदल जाती है और हमें ओस के रूप में दिखाई देती है। इसी तरह से जब हम किसी बर्तन में पानी रखकर गर्म करते हैं और उसके ढक्कन को जब उठाते हैं तो जो जलवाष्प के कण, जो जलवाष्प उस बर्तन के भीतरी सतह पर होती है, जैसे ही आप उसे ऊपर उठाते हैं हवा के कारण जो है उससे ठंडापन मिलता है, जिससे वो तुरंत जो है जो जलवाष्प है फिर से पानी की नन्ही बूंदों में बदलकर जो है टपक पड़ती हैं, गिर जाती हैं। और बच्चों, जब वायु में विद्यमान यानी कि जो मौजूद जलवाष्प होती है ठंडी सतह के संपर्क में आती हैं तो जल की बूंदें बनती हैं और जलवाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया जो है वो संघनन या कंडेंसेशन कहलाती है। आगे हम जल की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहली अवस्था है बच्चों वो है ठोस अवस्था, जिसे हम बर्फ कहते हैं, और ये अपना आकार जो है बनाकर रखती है, चाहे उसे किसी भी पात्र में रखा जाए, जबकि जल जो है उसी पात्र का आकार ले लेता है। जल चूंकि द्रव रूप है तो उसे जिस बर्तन में रखेंगे उसी का रूप ले लेता है, लेकिन बर्फ जो है वो अपने आकार में रहता है क्योंकि यह ठोस होता है। और दूसरी अवस्था जो है वो द्रव अवस्था है, जिसमें वो पानी के रूप में ही, जल के रूप में ही रहता है। और जल की जो तीसरी अवस्था है वो गैसीय अवस्था है, जिसे हम जलवाष्प या वाटर वेपर भी कहते हैं। और आमतौर से जब जल को गर्मी मिलती है, धूप मिलता है, ताप मिलता है, तो वो वाष्पित होकर जलवाष्प बन जाता है। तो ये जल की तीन अवस्थाएं हैं। ठोस अवस्था में बर्फ कहलाता है, द्रव अवस्था में पानी या जल कहलाता है, और गैसीय अवस्था में जलवाष्प या वाटर वेपर कहलाता है। और अगला टॉपिक है कि हम जल की अवस्था कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो आइए इसे हम समझते हैं। पानी व अन्य पदार्थ गर्म व ठंडा करने पर अपनी अवस्था बदल लेते हैं। ठोस के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने के प्रक्रम को पिघलना या मेल्टिंग कहते हैं। यानी कि जब बर्फ जो है पिघलकर जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रम को हम पिघलना या मेल्टिंग होना कहते हैं। द्रव के ठोस अवस्था में परिवर्तित होने के प्रक्रम को हिमीकरण या फ्रीजिंग कहते हैं। जब पानी ठंडा होकर जम जाता है, बर्फ के रूप में जम जाता है, तो उसे हम हिमीकरण या फ्रीजिंग कहते हैं। यहां पे आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे देखिए पिघलना क्या है, ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, पिघलना कहलाता है। ये यहां से आप देख सकते हैं, जब ठोस द्रव में बदल जाता है तो क्या कहलाता है, पिघलना। और जब द्रव ठोस में परिवर्तित होता है तो वो जमना कहलाता है। क्या कहलाता है, जमना। चलिए, जब द्रव गैस के रूप में परिवर्तित होता है तो उसे वाष्पित होना कहते हैं। और जब गैस द्रव में परिवर्तित होता है तो उसे हम संघनित होना कहते हैं। आगे है कि जल को तीव्र या धीमी गति से कैसे वाष्पित किया जा सकता है। तो जितना ज्यादा गर्मी मिलेगी जल को, जितना ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा, जितना अधिक ऊष्मा मिलेगा, उतनी ही ज्यादा वो तेजी से जो है वाष्पित होगी। इवेपोरेशन की प्रक्रिया उतना ही ज्यादा होगी। इसीलिए आमतौर से गर्मी के दिनों में जो है कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं, नदी तालाब के पानी सूखने लगते हैं। और गर्मी की तुलना में जब ठंड का मौसम आता है तो या बारिश का मौसम होता है तो तभी जो है वाष्पन की क्रिया जो है धीमी पड़ जाती है, क्योंकि तापमान में गिरावट आ जाता है। वहीं अगर आप
एक पानी जो है किसी बोतल के ढक्कन में लेकर जो है धूप में रखें और एक को पेड़ की छाया में रखें, तो किसका पानी जल्दी सूखेगा? तो आप कहेंगे जो धूप में है वो जल्दी सूखेगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जहां पे जितना ज्यादा गर्मी होगा, तापमान जितना अधिक होगा, वाष्पन की प्रक्रिया उतना ही तेजी से होगी। बारिश के दिनों में आमतौर से क्या होता है कि बारिश होने के कारण हवा में पहले से ही जल की बूंदें जो है मौजूद होती हैं, विद्यमान होती है ना। तो यही कारण है कि बरसात के दिनों में कपड़े जो है देर से सूखते हैं। बरसात के दिन पानी जो है धीरे धीरे वाष्पित होता है। यदि वायु में जल की मात्रा पहले से ही अधिक है, यानी अधिक आर्द्रता है, तो जल जो है वो मंद गति से वाष्पित होता है। समझ में आ गया? तो इसीलिए जो है बरसात के दिनों में कपड़े देर से सूखते हैं। और आगे यहाँ पे शीतलन का प्रभाव दिया गया है कि जब हम चीजों को ठंडा रखते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल कार्य दिए गए हैं, एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है, इसे आप खुद से करें, समझें, काफी आसान है ना। और इसी मेथड का उपयोग करके जो है आज के टाइम में जो है फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल होता है और इसमें जो है फल सब्जियों को कई दिनों तक फ्रेश रखा जा सकता है। और अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कि बादल हमें वर्षा कैसे देते हैं। तो सबसे पहले जो है जल चक्र में इसे हम समझेंगे। आप इस तरह से समझें कि जब पानी धूप की गर्मी से या फिर किसी भी तापमान की वजह से जब गर्म होता है तो वो वाष्पित हो जाता है, जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और जलवाष्प युक्त वायु जो है वायुमंडल पृथ्वी के आसपास की हवा की पतली परत में ऊपर क्यों जाती है? जैसा कि हम जानते हैं कि हल्की गैसों से भरे गुब्बारे वायु में ऊपर जाते हैं, इसी प्रकार जलवाष्प जो है वायु से क्या हो जाती है? हल्की होती है, जिसके कारण ये ऊपर की ओर उठती है। और एक निश्चित ऊंचाई पर वायु जो है इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित जल वाष्प जो है छोटी छोटी बूंदों यानी कि जल कणिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं, जो आमतौर पर धूल के कणों के साथ आसपास जो है बनती हैं। ये छोटी जल कणिकाएं वायु में तैरती रहती हैं और बादल के रूप में दिखाई देती हैं। और बहुत सी जल कणिकाएं आपस में मिलकर जल की बड़ी बूंदें बनाती हैं। इनमें से कुछ बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वे नीचे गिरने लगती हैं और इन्हीं गिरती हुई बूंदों को हम वर्षा कहते हैं। विशेष परिस्थितियों में ये ओले या हिम के रूप में भी गिरते हैं, यानी बर्फ के टुकड़ों के रूप में गिर जाते हैं। और अभ्यास के अंत में हम इस चित्र की सहायता से जल चक्र को समझते हैं। गर्मी के दिनों में या आम दिनों में भी जो भी जल के स्रोत हैं, जहां कहीं पे भी पानी होता है, वो सूर्य की गर्मी से, धूप से गर्म होकर जलवाष्प में परिवर्तित होता रहता है। और इसी प्रकार पेड़ पौधे भी अपनी पत्तियों से जो है जो उनका अवशिष्ट जल है वो बाहर निकालते रहते हैं। और इस प्रकार ये सारे जो जलवाष्प हैं, जलवाष्प के कण हवा से हल्के होने के कारण ऊपर की ओर उठते रहते हैं और एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद ये जल की बहुत सी छोटी छोटी कणों के रूप में एक साथ धूल कण इत्यादि के साथ मिलकर तैरते रहते हैं और बादल के रूप में हमें दिखाई देते हैं। जब इन्हीं बादलों में मौजूद छोटी छोटी कण मिलकर बड़ी पानी की बूंदें बनाती हैं और जब ये नन्हे नन्हे कण मिलकर अपेक्षाकृत बड़ी बूंदें बन जाती हैं तो फिर ये नीचे की ओर गिरने लगती हैं और बारिश के तौर पर ये पृथ्वी पर गिरती हैं। कभी कभी ओले या हिमपात के रूप में भी जो है ये गिरता है और फिर से जो है ये पानी नदी, तालाब, समुद्र में भर जाता है और यह प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है। गर्मी के दिनों में आमतौर से जो है पानी कम हो जाता है, लेवल कम हो जाता है, सूख जाता है और फिर बारिश के दिनों में फिर से
सारा जो है रिफिल हो जाता है, फिर से पानी जो है इन सब में लबालब भर जाता है। तो इस तरह से यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और इसे ही हम जल चक्र या वाटर साइकिल कहते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही। हमने इस अध्याय को संक्षिप्त रूप से जो इसके मेन पॉइंट्स थे उसे जाना, उसे डिस्कस किया। अगर आपको यह वीडियो लेसन पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।